तस्वीर साफ हो चुकी है। बीजेपी ने इसे गवा दिया है। एक स्टेट जो कि कांग्रेस के बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन बहुत ही कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में, बिल्कुल जो सी-सॉ जैसे होता है, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, बहुत ही कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और ऐसे में जो बागी हैं वहां पर इंडिपेंडेंट्स हैं, बीएसपी और एसपी का क्या रुख वहां पर रहेगा, ये देखना अब बहुत ही दिलचस्प हो गया है मध्य प्रदेश में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल इस समय मध्य प्रदेश में। अगर बीजेपी की बात की जाए, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर राजस्थान से जुड़ी खबर देख रहे हैं। अकेले कांग्रेस इस समय बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। रुझानों के मुताबिक 101 सीटों पर आगे, 199 सीटें, उनमें से 101 पर इस समय कांग्रेस खुद अपने दम पर बहुमत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश और किसी की निगाहें टिकी हुई हैं वहां पर कांटे की टक्कर। ऐसा अक्सर आपने मैदान पर देखा होगा, खेल के मैदान पर देखा होगा कि कभी कोई ओपोनेंट ऊपर जा रहा है तो कभी कोई टीम ऊपर जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस समय की अगर बात की जाए तो 2 सीट दूर है बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुमत हासिल करने से, या कह लीजिए चौथी बार सत्ता में वापसी से। सिर्फ 2 सीटों का फासला इस समय दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से केसीआर वेव टीआरएस ने तेलंगाना निकाल लिया है, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस का सफाया होता साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी मिजोरम से उसका पत्ता कट चुका है। तो राजस्थान में जैसे कि हमने एग्जिट पोल के जो अनुमान आए थे, लगभग वही तस्वीर। और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में सत्ता की अदला बदली पहले भी होती रही है और यही ट्रेंड इस बार वहां पर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन राजस्थान में भी आपको बता दें कि वहां भी बीजेपी का सफाया हम नहीं कह सकते हैं, उतनी जो स्वीप मिलनी चाहिए थी कांग्रेस को उस हिसाब से नहीं है। लेकिन हाँ, आगे जरूर है, बढ़त बनाई हुई है कांग्रेस ने। और टीआरएस की बम्पर वापसी तेलंगाना में, जो वहां पर ये महागठबंधन बना था, वो जो प्रयोग था वो जरूर वहां पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीआरएस की वापसी, जो दाव खेला गया था विधानसभा भंग करने का चंद्रशेखर राव की ओर से, वो जरूर यहां पर फॉर्मूला कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। ललित अंबारदार हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। लक्ष्मी हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा की तरफ से। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के लीडर हैं। सारा शाह हलीम ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। दुष्यंत नागर, संजना गलरानी पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजय कुमार साहब एलजेपी से। वसीम रिजवी चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड के, वो भी हमारे स्टूडियो में। और साथ ही संजीव तिवारी आरएसएस सपोर्टर है। अजय कुमार जी, आपके साथ शुरू करती हूँ। पॉलिटिकल रिएक्शन बहुत मायने हो जाता है। आप सरप्राइज हुए, वोटर ने आपको भी सरप्राइज किया? नहीं, हम ये जरूर कहेंगे कि रिजल्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड द वे वी वर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज कल शाम मैंने आपके चैनल पे कहा था, मैंने 100 में से 100 मार्क्स दिए थे एनडीए गठबंधन को। उसके हिसाब से रिजल्ट हमें नहीं मिला है और ठीक है, जनता का मैंडेट है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा आप अभी खुद कह रही थी कि कांग्रेस को आईसीयू में जनता ने ला के खड़ा कर दिया है, जो एकदम सीन से बाहर जा चुके थे, राजनीति से पड़े ढकेल चुके थे, उनको जनता ने एक मौका और दिया है कि आप प्रूव कर लीजिए। ठीक है, तरुण चुग जी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण जी, मंगलवार का दिन लेकिन बीजेपी के लिए तो ये अमंगल ही साबित कहना चाहिए हुआ है। ऐसा है कि अभी मेरे को लग रहा है कि अभी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी एक दूसरा दृष्टिकोण आपके सामने लाना चाहता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव है। मिजोरम में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार से बाहर आई है। पहला महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन की रीढ़ की हड्डी जिनको कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और महागठबंधन का हीरो राहुल गांधी जी, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। तेलंगाना में कांग्रेस बाहर हो गई, वहां रन आउट हुए हैं। और जो 3 स्टेटें हैं जो पहले हमारे पास थी और 15 साल से 2 जगह पर हम रूल कर रहे थे, एक जगह पर हमें जनता ने काफी कुछ समझने के लिए कहा है, उसको हम समझेंगे भी और उन चीजों को विचार करके ठीक भी करेंगे। बाकी 2 पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई बड़ा थंपिंग मेजोरिटी कांग्रेस लेके आ रही है और कांग्रेस बड़े एक बहाव के साथ आ रही है और राहुल गांधी का एक चमत्कार दिख रहा है। एक बात तो आप स्वीकार करेंगे आज की जो एक मोमेंटम था बीजेपी का कि चुनाव दर चुनाव हम ये कह रहे थे कि बीजेपी को आदत हो गई है चुनाव जीतने की, उन्हें ये इलेक्शन मैनेजमेंट आ गया है, बूथ मैनेजमेंट आ गया है और उसका हम चुनावी नतीजों में देख भी रहे थे। ये राज्य दर राज्य जो चुनावी रथ आगे बढ़ रहा था, अब उसमें ये ब्रेक लग गया है।
तो आप मानेंगे कि जो एक अजय इमेज की एक छवि जो बनाने की कोशिश हो रही थी बीजेपी की तरफ से, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को रोकने की क्षमता किसी में है? कम से कम ये आज हम कह सकते हैं बात। ऐसा है कि मैं इसे चुनावी रथ रोकने की बात से सहमत नहीं हूं। हम 27 चुनाव कांग्रेस हारी है, लेकिन ये हमें सबक जरूर मिला है कि हमें छत्तीसगढ़ में सबक लेना पड़ेगा, हमें राजस्थान के चुनावों से सबक लेना पड़ेगा, हमें जो जो हमारे सुधार हो सकते हैं हम उन सुधारों के लिए ओपन हैं और भारतीय जनता पार्टी ऑलवेज ओपन रही है। लेकिन आप अगर पूरे 2014 से आज तक के चुनावों का अगर आप काउंट करेंगे तो 27 से ज्यादा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, और इन 5 चुनावों में भी कांग्रेस ने एक स्टेट मिजोरम हारी है, तेलंगाना में उसका महागठबंधन का फार्मूला नॉट आउट हुआ है, अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान संघर्ष में है। लेकिन मैं इसे कोई बहुत बड़ी कांग्रेस की वेव, राहुल गांधी की थंपिंग वेव आ रही है और वो थंपिंग मेजोरिटी से सभी स्टेटें जीत रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन तरुण चुग साहब, कहीं ना कहीं आप एक बात मानेंगे यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये बात मानेंगे कि कांग्रेस ने आपको डायरेक्ट फाइट दिया है, छत्तीसगढ़ आपसे छीन लिया है, मध्य प्रदेश में इस समय कांटे की टक्कर हो रही है, राजस्थान भी कांग्रेस पार्टी इस समय निकालती दिखाई दे रही है। और आपके मिनिस्टर्स के डेटा की बात करूं तो मध्य प्रदेश में आपके 14 मिनिस्टर्स हैं जो इस समय पीछे चल रहे हैं, राजस्थान में 11 मिनिस्टर्स ट्रेल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इस वक्त 7 मिनिस्टर्स ट्रेल कर रहे हैं। तो आपकी गवर्नेंस पे एक बड़ा रिफ्लेक्शन है ये। और मेरे सहयोगी कार्तिकेय शर्मा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। कार्तिकेय, इस तरह का एक्शन सियासी मैदान में पहले कभी देखने को मिला हो ना मिला हो, मैं क्रिकेट के मैदान पर, खेल के मैदान पर हमने देखा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शंस और डिफिकल्ट भी पॉलिटिकल पंडित्स के लिए भी। देखिए, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में कोई लीडरशिप नहीं थी, जहां पार्टी को खुद विश्वास नहीं था कि वो अच्छा करेगी, जहां पीएल पूनिया को भेजा गया था जो उस राज्य से नहीं आते हैं, चंदन यादव उसके सेक्रेटरी थे जो बिहार के स्पोक्सपर्सन थे, वहां कांग्रेस का लगभग स्वीप हो गया है। इससे पता लगता है कि अगर वोट नाराज है या वोटर नाराज है सरकार से, लीडर हो ना हो, वो सरकार को बाहर कर देगा। 2013 में कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता नक्सलाइट अटैक में छत्तीसगढ़ में मारे गए थे। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे। और दूसरा टेक अवे है, कहते हैं ना, एबिलिटी टू फाइट बैक। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक हारे हुए इलेक्शन में इतनी सीटें अपनी कर ली कि उसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं। वो राजस्थान है। तो इस चुनाव के बहुत बहुत बड़े टेक अवेज हैं दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मोटा मोटी राहुल की अब इलेक्टोरल लेजिटमेसी जिसे कहते हैं वो आ गई है, जो 2012 में उन्होंने यूपी के चुनाव में गंवा दी थी। यहाँ पर एक कमेंट दुष्यंत नागर आपका बनता है, ये ठीक है कि छत्तीसगढ़ में ठीक है एक कन्विंसिंग विक्ट्री आपकी कही जा सकती है, लेकिन बाकी 2 राज्य में बीजेपी पूरी तरह से टक्कर दे रही है। और यहां पर यह देखते हुए कि एंटी कमेंसी देखिए 15 साल की, उस तरीके से कांग्रेस वहां पर नहीं उभरी है जैसा होना चाहिए था परफॉर्मेंस। बिल्कुल उभरेगी, अंतिम परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मंत्री पीछे चल रहे हैं, उनकी संख्या कांग्रेस से नीचे है और अभी आधी के आसपास गिनती हुई है, पूरी होने दीजिए। मुझे लगता है दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। ठीक है, ठीक। रिजवी साहब, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात करना चाहती है। सुबह से हर एक्सपर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बात कर रहा है। 2014 के बाद से मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्रांड को इस तरीके से चैलेंज मिला है। शायद ये पहला चैलेंज है जब कांग्रेस पार्टी ने डायरेक्ट चैलेंज किया है बीजेपी को। देखिए, ये स्टेट्स के चुनाव हुए हैं, जैसा वहां पर हुआ है, जैसा वहां पर किया गया है, ये उसके रिजल्ट्स हैं। और रिजवी साहब, माफी के साथ आप पूरा आंसर दीजिएगा मुझे, लेकिन क्या ये बड़ा फैक्ट नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कई पॉलिसीज थी और बीजेपी ने उन पॉलिसीज का हवाला दिया और ये कहा कि कहीं ना कहीं उन पॉलिसीज को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और इन चुनाव में लाभार्थी जवाब देगा? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ये ऐसा भी हुआ है। लेकिन वही दूसरा पहलू भी आप देखिए, दूसरा पहलू भी ये है कि वो चेहरा जो हिंदुस्तान के लिए एक अकेला चेहरा है प्राइम मिनिस्टर का, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, लोकसभा के चुनाव में उस चेहरे के बराबर में कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं देता। जरूरत क्या है चेहरों की? आप पॉलिसी पे लड़िए ना। पॉलिसी के ऊपर 100 करोड़ के देश में, अच्छा, एक मिनट, राहुल गांधी करोड़ के देश में we don't need faces, we need policies। कांग्रेस ने कौन सी सर, ये पॉलिसीज पे हारे हो हर जगह। 10 साल आपने हुकूमत की भी, पिछले टर्म में विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव, प्लीज 1 सेकंड। देखिए, ये संजना, सायरा, प्लीज
हर किसी को बात समझ आ एक एक करके प्लीज, एक एक करके लेट इट फिनिश। मौका मिला है हमको उस स्टेट अगर चेहरा दिखाएं ना बोलो। ठीक है, इसी ये मौका है ठीक अपनी गलतियों को सुधारने का। संजीव जी। यहाँ पर अगर सीट्स कम आई है तो वहाँ पर हमको मौका मिला। ठीक है संजीव जी, अब देखिए विपक्ष के पास कहने का ये मौका हो गया कि इन चुनावों में रिजवी साहब, बिना चेहरे के 5 राज्यों में विवेक जी एक करके हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मिजोरम में भी जोड़ की अगर बनाओ। विवेक जी, एक मिनट संजीव जी, इसी पर मैं कमेंट को आगे बढ़ाते हुए जो चेहरे की बात आप करें, मैं उसी पर सवाल कर रही हूँ। संजीव जी, आप देखिए विपक्ष के पास ये कहने के लिए हो गया कि इन राज्यों में कोई सेनापति नहीं था। बीजेपी लगातार ये पूछती रही कि भाई आपका सेनापति कौन है, चेहरा कौन है, चेहरा आगे नहीं था। फिर भी अगर कांग्रेस लीड कर रही है इन राज्यों में, अभी हमें वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स का, लेकिन फिर भी अच्छी टक्कर उसने दी है। तो ये कहने के लिए हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भी चेहरा हो, ये जरूरी नहीं है। इसको काउंटर कीजिए संजीव जी। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं। इस पूरे चुनाव को देखिए, 2 जगह से कांग्रेस का सफाया हो गया। एक मिजोरम है जहां से कांग्रेस खत्म हो गई है, नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त। हिंदी हार्टलैंड की बात कीजिए संजीव जी। तेलंगाना जो कांग्रेस के लिए मिजोरम तेलंगाना की बात मत कीजिए आज, पहले हिंदी हार्टलैंड के बाद अहंकार खत्म हो गया, सफाया हो गया। आने वाले दिनों में शब्दों का प्रयोग है। तेलंगाना के ऊपर आने वाले दिनों में यह तय होना है कि थर्ड फ्रंट का गठबंधन बनेगा या महागठबंधन होगा। महागठबंधन, बिल्कुल सही बात। यह तय हो गया बिल्कुल कि सही। थर्ड फ्रंट का भी गठबंधन बनेगा और महागठबंधन के ऊपर यह प्रश्नवाची चिन्ह है। और जहां तक सवाल पैदा होता है, मैं एक चीज और जोड़ दूं, जहां तक सवाल पैदा होता है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। लगातार 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी बीट कर रही है। यह अपने आप में कांग्रेस की डिफीट है। विवेक जी, इसमें 2 लाइनें में जोड़ूंगी संजीव जी की, मैं 2 लाइनें में जोड़ूंगी। विवेक जी प्लीज एक सेकंड, आप लोगों ने चेहरे का जिक्र किया जी। केसीआर तो साफ तौर पर चेहरा थे तेलंगाना में। मैडम, ये 5 जगहों पर जो बीजेपी का सफाया हुआ है एवरीवेयर, तेलंगाना में बीजेपी इस तेलंगाना के अंदर बीजेपी हैज गॉट 3 सीट्स। अरे अपनी बात देखिए, महागठबंधन का क्या हुआ? महागठबंधन का क्या हुआ? तेलंगाना आ रहा है, महागठबंधन की हवा निकल गई। ये हार के बाद अहंकार है। वो प्रयोग फेल हो गया। आरएसएस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के अहंकार के हाथ की वजह से ये हार हुई है। और अहंकार दिखाइए और हार होगी। नहीं विवेक जी, ये तो गठबंधन हुआ था वहां पर। ये पॉलिसीज की जीत है। विवेक जी एक सेकंड, कांग्रेस जीत गई है, मुझे ये बताइए। टेक्निकल विक्ट्री इज नॉट मॉरल विक्ट्री। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई है। लड़ाई किससे थी आपकी? टीआरएस से थी। आपने कहा कि मैं तेलंगाना का क्रिएशन किसका है? कांग्रेस का, ये मेरा है। 3 सीट हैदराबाद में रिसेप्शन ऐसे सोनिया गांधी को द्वारा लिया गया जैसे एक मिनट संजीव जी, सायरा नाउ यू कैन देखिए, रिस्पॉन्ड। आज के जितने भी चुनावी नतीजे हैं इस बात का प्रमाण करते हैं कि देश की जनता को भीड़ तंत्र नहीं चाहिए, देश की जनता को विकास चाहिए। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने मोदी जी को देश का बाप बोला था। अभी क्या हुआ? सायरा, तेलंगाना में क्या हुआ? महागठबंधन जो बना था उसका क्या हुआ? मुझे बताइए, गठबंधन का क्या हुआ? बताइए ना। दिल्ली में महागठबंधन की उसकी तो हवा निकल गई। आज तेलंगाना में ठीक है। अब तो तीसरे गठबंधन की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थी, तीसरे फ्रंट का गठबंधन बनेगा। महागठबंधन क्या हुआ? एक छत्तीसगढ़ छोड़ के आपका कहीं परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है जिससे कहा जाए हार हुई है। कांग्रेस एक विवेक जी, और इसके बावजूद एक मुद्दा संजीव जी वो मुद्दा बहुत अहम है। हाँ। कांग्रेस ने अपनी सारी रीति नीतियां इस चुनाव में एक तरफ रख दी। आपने नहीं की जो इन नहीं, हमने नहीं आप क्या कर रहे थे वहां पे? हिंदुत्व अपनाया। आप मंदिरों में घूमे। आपने गुजरात के समय जो कांग्रेस का पुराना पंथ निरपेक्षता थी उसको दरकिनार कर लेकिन दिया। संजय जी, अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपना भी रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं ना उनको। ये तो आप मानेंगे, ये तो आप मानेंगे। यही मैं कह रहा हूँ रिजल्ट मिल रहे हैं होना तो चाहिए। रिजल्ट से ही आगे Be graceful बढ़ के ये साहस नहीं हो रहा है कि ये राम मंदिर के मुद्दे एक बार मिनट सायरा जी मेरी बात सुनिए। आज अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की ये बात करते हैं, अब ये लोग तो किए उन्होंने, एंड में इनके नेताओं को मंदिर में जाना पड़ा, उनको अपना गोत्र बताना पड़ा और उनका फायदा हुआ। और सबसे बड़ी बात पूछने की बात नहीं है। अगर वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, 1 मिनट लेट मी कंप्लीट। अगर आप कहते हैं कि पॉलिसीज के ऊपर लड़ना था तो पॉलिसीज के बारे में डिबेट करना था। आप पॉलिसीज के बारे में आप अपना जनेब धारण किए, आप अपने हिंदुत्व का
बीजेपी से पॉलिसीज पर लड़ी? कांग्रेस के लोग राम विरोधी बातें करें और बाद में दो हरी तलवार लेके आप चले। वही शशि थरूर राम मंदिर के बारे में क्या बोले और बाद में आप लोग कहते हो हम हिंदू हैं, हम ये गोत्र हैं, हम मंदिरों में जाके क्या बीजेपी ने ये कार्ड नहीं चला? क्या बीजेपी ने कार्ड नहीं चला? अली बजरंग बली किसने किया? अली बजरंग बली किसने किया? सुनिए एक मिनट, मुझे बोलने नहीं दीजिए। ये कल भी आप बोलने नहीं देते, मैं बोलने की भी दरखास्त करती हूँ। आप सुनिए, आज ये लोगों को तकलीफ है हिंदुत्व पे, आज ये हिंदुत्व टेरर कहते हैं। आज अगर सेकुलर हिंदू भी अगर हिंदुत्व की बात उठाते हैं तो बाद में इनको प्रॉब्लम होता है और आज इन्होंने वही पत्ते खेले। ठीक है, अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीमांसा। और यहाँ पे मैं कार्तिकेय को लेकर आना चाहती हूँ। कार्तिकेय, यहाँ पर एक न्यूट्रल वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब पूछा जाए सवाल, प्लीज ऐसे हम किसी उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। विश्लेषण हो रहा है, ठीक है, नतीजे आए हैं और वन शुड बी हम्बल इन वन्स डिफीट आल्सो एंड वन शुड बी हम्बल इन विक्ट्री एज वेल। या और आगे भी हम तुम कुछ चर्चा कर पाएंगे। लक्ष्मी जी 2 सेकंड। कार्तिकेय, 2 पॉइंट उठाना चाहती हूँ। अभी आपके बगल में जो पैनलिस्ट बैठे उन्होंने कहा कि जी हम तो पॉलिसीज पे लड़े। मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र, गोचर लैंड, वैदिक संस्कार पाठशाला, संस्कृत का भाषा के तौर पर इस्तेमाल, रामवन गमन पथ, गौशाला, गौ माता की चिंता, यही थी वो विकास का प्लान जिस पर आपके पैनलिस्ट अभी गुहार लगा रहे थे। और दूसरी बात, कांग्रेस एक्चुअली बीजेपी की टर्फ पर आकर खेल रही थी और बीजेपी जो विकास के ढर्रे पर थी वो वहां से डिरेल हो गई और एक्चुअली राहुल गांधी के लेवल पर आकर खेल रही। देखिए, इसमें 3 चीजें हुई हैं। पहले तो ये समझना होगा ये चुनाव वेवलेस था, क्योंकि अगर ये चुनाव वेव वाला होता तो मिजो नेशनल फ्रंट वहां नहीं जीतता। आज अभी आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस की एक जगह सरकार नहीं 1952 के बाद नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन एक जगह स्वीप है पूरा का पूरा। इस पूरे के पूरे चुनाव में 3 प्रमुख चीजें हुई हैं। एक तो मायावती का इमरजेंस हुआ है उत्तर प्रदेश के बाद। ये छोटी बात नहीं है। मायावती अगर किसी भी गठबंधन की बात होगी या बड़े अलायंस की बात होगी तो टिकट मांगेंगी 40 से 50 और अपने आप को पोजीशन करना चाहती हैं एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की जिसके पास 40-45 सीटों और इस देश में चंद्रशेखर 44 सीट के साथ प्रधानमंत्री बन गए थे। पहली बात। दूसरी बात, इस वेवलेस चुनाव में राहुल गांधी की मेन स्ट्रीमिंग हुई है। ये कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारा। ये कांग्रेस पार्टी की जीत और हार दोनों है। जीत ऐसे है कि भाई अब उनके गोत्र पे, धर्म पे, वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, उस पर सवाल नहीं उठता है, वो इशू सेटल्ड है। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो फंडामेंटल्स पहले सेट किए थे, जिससे हम कल्चरल नेशनलिज्म बोलते हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने देश विदेश में किया है, वो मेन स्ट्रीम हो गया है अब उसी के अंदर। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं, कहते हैं ना पानी में, ग्लास में पानी है, अब आधा भरा है, आधा खाली है। अगर आप ध्यान से देखें डेटा तो आप कह सकते हैं हाँ, बीजेपी ने तो बहुत अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन बीजेपी ने 70 सीट्स भी लूज की राजस्थान में। अगर आप देखें मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 80 सीट्स से 57 सीट्स लूज की हैं, तो वो फाइट बैक भी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि 15 साल की इनकम्बेंसी की बात भी टक्कर दे दी। लेकिन जो सबसे मुझे अजीब बात लगती है वो ये लगती है कि राजस्थान में जो हुआ है कांग्रेस के साथ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज के लिए अभी सोशल मीडिया में जोक चल रहा था कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस और बीजेपी को दोनों हरा के खुद को मुख्यमंत्री बना लिया। 2008 में ऐसे बने थे। तो ये चुनाव ना कई सारी चीजें बताता है, एक चीज नहीं बताता। ये मोदी नहीं बताता, राहुल गांधी को लेकर ललित अंबरदार, राहुल गांधी को देखने का जो नजरिया है अब, चाहे वो हम छोटे छोटे दल की बात करें, वो अब बदलेगा नहीं क्या इन चुनावों के बाद? देखिए, मैं ना इसकी एनालिसिस करना चाहता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर। पहले तो डेमोक्रेसी में जितनी अहमियत रूलिंग रिजीम की होती है, रूलिंग पार्टी की होती है, उतनी ही अहमियत अपोजिशन की होती है। तो उस नज़रिए से मैं कहता हूँ कि सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी है कि इलेक्शन हुए हैं और हमारे इलेक्शन इस प्रकार से होते हैं। लेकिन इस चुनाव में क्योंकि 2019 के इलेक्शन आने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि जो सामने प्रश्न उठता है जिसके ऊपर तो नरेंद्र मोदी के ऊपर उठता है। 2014 में जब वो आए थे तो एक आशा उभर के आई थी पूरे देश के अंदर ही। बीजेपी के लिए आशा नहीं थी। अगर बीजेपी के लिए होता तो आज ये तीसरा कंसेक्यूटिव टर्म होता लाल कृष्ण आडवाणी का प्राइम मिनिस्टरशिप में। ये नरेंद्र मोदी में विश्वास था। क्या जो उन्होंने जो आशाएं, या तो उन्हें जरूरत से ज्यादा आशाएं जगा दी जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है, अभी जो चैलेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा सा वक्त बचा है इनको। अगर
नरेंद्र मोदी जो छवि लेके आए थे, जो उन्होंने जी, विश्वास दिलाया था बिल्कुल। लोगों को, और इस समय हम उस पे नहीं ठीक, उतरेंगे। रिसर्जेंट इंडिया, जिससे ठीक, कार्तिकेय जी बात कर रहे ठीक, थे, कल्चरल नेशनलिज्म, आई कॉल इट इंडिया रिसर्जेंस, ठीक। अगर उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, ठीक है। दिस शुड बी ए वार्निंग सिग्नल टू नरेंद्र और हम मोदी। अपने दर्शकों को लगातार बड़ी खबर दिखा रहे हैं। मीमांसा, राजस्थान में 100 सीट पर कांग्रेस आगे और मध्य प्रदेश में देखिए कैसे टैली ऊपर नीचे जा रही है। अब 112 बीजेपी के फेवर में दिख रही है और 108